मेरे निगरानी में मेरे ज़िम्मे जो डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं उनके ग्रांट्स, उनके डिमांड्स पे जो 2 दिन से बहस चली है उसके जवाब को हाउस के सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज रमज़ान के पाक महीने का पहला दिन है। मैं अपनी तरफ से यहाँ सबको और पूरे उम्मा को इस मुबारक मौके पे मुबारक करता हूँ और डिप्टी सीएम साहब मुझे सलाह देते रहे कि काम रहिए। हम लोग जो रोज़ेदार हैं और पहला रोज़ा जब रखते हैं तो हम लोगों को मालूम है ना कितना मुश्किल होता है काम रहना, वो भी 3 बजे के बाद जब ब्लड शुगर गिर जाता है और ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जाएगी कि मैं सब्जेक्ट पे ही रहूं और कुछ ऑनरेबल मेंबरों की तरह दाएं बाएं ना जाऊं। सबसे पहले तो 43 ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। मैं तमाम ऑनरेबल एमएलए हजरात का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बहस में हिस्सा लिया। इनके बात करने से हमें एक मौका मिलता है कुछ सीखने का, कुछ समझने का, कुछ गलतियों को दुरुस्त करने का। लेकिन उसके साथ साथ जहां मैं ऑनरेबल एमएलएज का शुक्रिया कर रहा हूं, वहां पे डिपार्टमेंट्स मेरे जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, अफसरान, तमाम स्टाफ, उनका भी शुक्रिया करना मैं ज़रूरी समझता हूं क्योंकि आपने खुद जैसे कहा रिकॉर्ड नंबर में कट मोशंस आए थे, 500 से ज़्यादा। एक का जवाब जो है ऑनरेबल मेंबर को मिला। ये सारा कागज़ों का ढेर जो मेरे टेबल पे है ये सारा उनके काम का नतीजा है। मैं उन सब ग्रांट्स और कट मोशंस के हवाले से ज़्यादा बात करूंगा नहीं क्योंकि जिन ऑनरेबल मेंबर्स ने कट मोशंस मूव किए उनको तफसीलन उन कट मोशंस के जवाब जो हैं वो मिले। लेकिन तब भी कुछ बातें यहाँ पे आई जिनके बारे में थोड़ा सा और रोशनी डालना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक करके डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर लूँगा। शुरू करें तो चलिए जीएडी से शुरू करते हैं। जीएडी से शुरू करते हैं। जीएडी का मकसद ही यही है कि मुलाजिम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चले, किसी तरह की मुश्किलात या कठिनाई का सामना ना करना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली फंक्शन करे। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे डेली रेटेड वर्कर्स, डेली रेजर्स, एड हॉक, जिनका लगभग हर ऑनरेबल एमएलए हाउस के इस तरफ या उस तरफ जिक्र हुआ है। मैं बात इसी पे शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि शायद अगर ऑनरेबल एमएलएज ने बाकी चीज़ों के हवाले से बात की हो या ना की हो, लेकिन हर ऑनरेबल एमएलए ने कहीं ना कहीं डेली रेटेड वर्कर्स और इन मुलाजमों के हवाले से बात की। स्पीकर साहब, मैं अगर इनके साथ और इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाहता तो 3-3.5 साल खामोश रहता। आखिरी में 1 साल जो है इस चीज़ को मैं खींच लेता और फिर इलेक्शन से पहले कह देता ना अब कोड लग गया है, हम कर नहीं सकते, जो कि इनके साथ पहले भी हुआ है। ये डेली रेटेड वेजर्स जो हैं, ये टेम्पररी वर्कर्स, सीजनल, एड हॉक, ये अभी के लगे हुए नहीं हैं, लगातार पिछले 20-30-40 साल से लगते आए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई हुकूमत जो है इनका मसला हल नहीं कर सकी।
हमने एक पॉइंट तक इसको लाया था, हुकूमत गई, तैयार करके सारा माहौल रखा गया था, पीडीपी बीजेपी के हवाले किया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद जानते हैं। आज बड़ी हमदर्दी जताते हैं इन मुलाजमों के साथ, बड़े बड़े यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन्होंने खुद क्या किया। लगभग ना होने के बराबर। इनके पास भी फिगर्स हैं, हमारे पास भी फिगर्स हैं। अगर कुछ खास किया होता तो मसला इतना बड़ा बनता नहीं। अब मसला हल हो और इस तरह से हल हो कि ना ये अदालत में फंसे ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसे, ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से कोई पॉलिसी हम अनाउंस करें, अदालत में जाके वो फंसे और इनका काम जो है वहाँ रुक जाए। इसलिए मैंने हाउस से कहा था कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी हम कायम करेंगे। सही, हमने उनको 6 महीने दिया था, लेकिन 6 महीने में वो अपना काम मुकम्मल कर नहीं पाए। उन्होंने वक्त और मांगा, जो हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन मैंने बजट के दौरान, पहले तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के दौरान और उसके बाद बजट के दौरान मैंने कहा ना, इन लोगों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला एक लीगल फाइनेंशियली वायबल तरीके से इंशाल्लाह हम इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। फिर इनको आपत्ति होती है, एतराज़ होता है कि आप फेज्ड मैनर में क्यों कह रहे हो। रातों रात हम कर नहीं सकते ना। जो आप लोग 3.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं कर सके, आपको क्या लगता है कि हम 6 महीने में कर लेंगे? और मैं इन मुलाजमों को धोखे में रखने के लिए तैयार नहीं हूं कि बस जी हमने बस एक ही कलम के दस्तखत से जो है हम आपका रेगुलराइजेशन कर लेंगे। हमने ये कहा है ना कि जितनी भी इनकी तादाद है, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, जितना भी है, इसको हम एक टाइम टेबल के तहत वर्कआउट करके इसी साल हम शुरू करके इनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम चला लेंगे। अब ये हमने क्या दिया है, अब आगे आगे जैसे कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, सारा ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने जो है हम रख लेंगे। फिर आती है वैकेंसीज की बात। मैं यहाँ पॉलिटिकल तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूँ। स्पीकर साहब, ये सही है, हमने कहा है कि हम लोगों को नौकरी में लगाएंगे और शुरुआत भी की। क्रिएशन और अपॉइंटमेंट में फ़र्क है। हमने ज़्यादा पोस्ट क्रिएट नहीं किए, ठीक है, हमने 600-700 क्रिएट किए होंगे, लेकिन हमने उससे कहीं गुना ज़्यादा पोस्ट भरे हैं। हमने 6,000 6,500 के आसपास जो है पोस्टें भरी हैं। और इस बार फिर मैं अपने बजट की तकरीर को दोहराता हूँ, हमने कहा है कि इस साल हम लगभग 30,000 जो हैं पोस्ट भरने का काम करेंगे। इसके लिए नई क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, ये खाली पोस्ट हैं, हम इन खाली पोस्ट को भरने का काम करेंगे। अगर इसके साथ साथ कुछ नौजवान जो हैं आउटसोर्सिंग से भी लग जाते हैं, ये आउटसोर्सिंग हम अपने 1 लाख के नंबर से नहीं निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना वो 1 लाख में से अब आप ये 20,000 आउटसोर्सिंग निकाल दीजिए, वो बोनस के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि ठीक है ना, हम उसको नौकरी नहीं मानते, लेकिन कम से कम कमा तो रहे हैं, कुछ तो वो ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग ही सही, लेकिन कम से कम इज्जत की रोजी रोटी वो कमाने का उनका घर बार तो है, वो चल रहा है। तो मैं हाउस को और यहाँ ऑनरेबल एमएलएज को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसीज हैं एक ट्रांसपेरेंट, एक टाइम बाउंड मैनर के तहत इनको हम एक ठीक तरीके से फिल करने का काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, मैं कितने लिस्टों का जिक्र यहाँ पे करूँ स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं, जहाँ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ, लिस्ट जारी की गई, कोई ना कोई अदालत में गया, लिस्ट स्क्रैप हुआ और उस दिन से लेके आज तक जो है उस लिस्ट को दोबारा भरने का काम नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ हो। तो जो हमने कमिट किया हुआ है वैकेंसीज को फिल करने का, वो हम ज़रूर जो है इस साल उसमें और तेज़ी लाएंगे। इसमें जो हमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर काम करना होगा वो हम कर लेंगे। यहाँ पे स्पीकर साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले से कई बातें आई। हमारी इकोनॉमिक पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हम सब जानते हैं ना।
इतनी ठीक है नहीं। टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो लगभग सिर्फ 25% जो हमारा खर्चा है हम उससे कवर कर पाते हैं। मतलब ये कि 75% जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमें कहीं और से, उसमें स्टेट शेयर, सेंट्रल शेयर जो हमें मिलता है उससे, और उसके बाद जो मरकज़ के तरफ से हमें मदद मिलती है। ये भी कोई आज की बनी हुई सिचुएशन नहीं है, विरासत में मिली है, लेकिन तब भी इसको आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने की इससे पहले भी हुकूमत ने कोशिश की, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं हाउस को धोखे में नहीं रखूँगा और ये कहूँगा आपसे कि मैं इन 3 सालों में हम बस खुद कफील हो जाएंगे, हमारी माली हालत इतनी ठीक हो जाएगी। ठीक है, 25 से हम 30 तक भी पहुँचें वो भी बड़ी बात होगी, लेकिन मुकम्मल हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को हम मरकज़ी हुकूमत पे एक उनकी जिम्मेदारी बनती है, मजबूरी बनती है मदद करने की, उसको हम कम करें। और उस पर मैं जब मैं पावर डिपार्टमेंट पे बात कर लूँगा मैं उस हवाले से बात करूँगा। पवन गुप्ता जी ने तफसीलन फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात की, बड़े नंबर्स कोट किए और ये शायद दिखाने की कोशिश की कि इस साल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा। शायद ये कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, हालांकि ये गलत है। सही अगर ये कहते कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी चूक हुई है, उसमें कमी आई है, वो मैं मान लेता, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। इस साल पवन जी जानते होंगे हम एक नए ये सेंट्रल फंडिंग जो है स्कीम का स्पर्श, उसके तहत अब हम काम कर रहे हैं। पहले ये होता था, स्पीकर साहब आप मुझसे अच्छा ये जानते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पैसा लमसम में आपको मिल जाता था, वो आपके लिए एक फ्लोट सा बन जाता था, आप उस पैसे को अकाउंट में रख के उसको थोड़ी देर इस्तेमाल करते थे, तब जाके आप उस स्कीम को जो है फिर ग्राउंड में आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इस स्पर्श के तहत ये नहीं होगा। हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का आरबीआई में एक अपना ही अकाउंट होगा। जब वो अकाउंट खुलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से वो पैसा जो है उस अकाउंट में डाला जाएगा। और यही, अब श्यामला जी यहाँ है नहीं, पिछली बार उन्होंने पूछा था ये मदर सैंक्शन क्या है। जब ये पैसा आरबीआई के हमारे उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अकाउंट में चला जाता है, उस चीज को मदर सैंक्शन कहते हैं। मदर सैंक्शन का मतलब ये है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा अब इस अकाउंट में आ गया है, लेकिन इस अकाउंट में पैसा तब तक विड्रॉ नहीं हो सकता जब तक मैचिंग यूटी शेयर हम इस अकाउंट में नहीं डालते। जब ये पैसा अकाउंट में डलता है तब ये अकाउंट एक्टिवेट होता है और ये पैसा फिर हम इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। तो जो स्कीम जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आपने चलाया और जो इस साल हमने शुरू किया है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो इसमें फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हमारी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम मैचिंग शेयर अपना नहीं देते तब तक मरकज़ी स्कीम का जो है पैसा रिलीज़ नहीं होता। इसका खमियाजा फ़िलहाल लगभग हर रियासत और यूटी ने भुगता है। हर रियासत और यूटी, इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, कहीं ना कहीं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में इस साल थोड़ी कमी आई है। लेकिन हमने स्कीम को अब ठीक तरह से समझा हुआ है। उम्मीद की जाती है कि अगले साल जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ चलिए, अगर CSS में कमी आई है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में बहुत बढ़ोतरी आई है थैंक्स टू सास्की। अब सास्की को लेके यहाँ पे कुछ खदशात जाहिर किए। उस वक्त दौरान हाउस में थोड़ा शोर शराबा चल रहा था, लेकिन मैंने शायद ऑनरेबल मेंबर्स ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने ये आपको साबित करके दिया कि सास्की से बेहतर कोई स्कीम ऐसा नहीं है जिसके तहत आप जम्मू कश्मीर में पैसा ला सको। 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये हुआ कि ये लगभग ना होने के बराबर है। मैंने उस वक्त शोर शराबे में आपसे ये भी कहा कि 3000 करोड़ का अगर आज हम लोन लें, 50 साल के बाद जब हमें इसको फिल करना होगा, वो 3000 करोड़ 100 करोड़ के बराबर भी नहीं होगा। स्पीकर साहब,
अगर मुझे याद होगा, एग्जैक्ट नंबर इज 97 करोड़. 3,000 crores today will be the equivalent of 97 crores 50 years from now. अब मुझे बताइए ना, अब ये अक्लमंदी नहीं है कि हम जितना पैसा ले सके हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से जो है ग्राउंड लेवल पे हम डेवलपमेंट कर पाएंगे. पवन जी ने एक और बात भी की, लेकिन वो सिर्फ आधी बात की थी. उन्होंने डेट टू जीडीपी रेशियो के हवाले से बात की और कहा कि 52% जो है वो वरीसम है वरीसम, हम भी मानते हैं, लेकिन ये नौबत आई कैसे? अगर मुझे याद है पवन जी, आप शायद MOS फाइनेंस थे जब बजटें पेश हुई. मुझे ये बताएं ना, जब 16-17 में आपने बजट जो उस वक्त पेश किया, हाँ मेरे पास भी नंबर है, 16-17 में आपके पास रिसोर्स एनवेलोप 50,000 करोड़ का था. आपने बजट तैयार किया 65,000 करोड़ का. 15,000 करोड़ टोटली अनफंडेड आपने बजट में डाला. डेट तो बड़ा ही हमारा, हुंडी, उस वक्त हुंडी इस्तेमाल की जाती थी, प्रॉमिसरी नोट, पावर डेट, एक्सपेंसिव लोन्स उठाए गए, डेट हमारा बड़ा. चलिए एक साल करते मैं तब भी मानता, दूसरे साल वही, लेकिन उससे ज़्यादा. जहां आपने अनफंडेड बजट का हिस्सा 17-18 में आपने 15,000 करोड़ का रखा था, वहां पे आपने अगले साल 17-18 में आपका रिसोर्स एनवेलोप 55,000 करोड़ था, 55,000 करोड़. आपने बजट बनाया 79,000 करोड़ का. अनफंडेड कितना था? वो अनफंडेड भी हुंडीज, ऑफ बजट बोरोइंग, पावर डेट, आहिस्ता आहिस्ता. अब LOP साहब ने कहा हमारे पास कोई विजन नहीं. विजन इस चीज में है कि हम जो खराब निजाम हमें विरासत में मिला उसको हम दुरुस्त करें, जो एक्सपेंसिव डेट हमारे कंधों पर रखा गया उसको हम रिटायर करें. अब पवन जी कहते हैं कि इस साल आपका खर्चा उतना नहीं है जितना पिछले साल था. सही है, क्योंकि पिछले साल हमने काफी पैसा इस्तेमाल करके ये डेट रिटायर किया. हमने अपने ऊपर जो इंटरेस्ट का एक बर्डन हमारे ऊपर है, हमने वो हटा दिया, ताकि कम से कम, और आज जम्मू कश्मीर में एक पैसा भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं है, एक पैसा भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं. जो भी हम कर्जा लेते हैं, सारा कर्जा जो है वो रिकॉर्ड में आ जाता है, कोई हुंडी नहीं. राठौर साहब अच्छी तरह से जानते हैं ना, अब 31 मार्च को हम ट्रेजरी बैलेंस हुंडियों से करते थे. हम कहते हैं ना, अब इस साल हमारे पास पैसा नहीं है, पेएबल व्हेन एबल, 1 अप्रैल अगले साल से हम ये आपको देना शुरू करेंगे. तो इस साल का जो खर्चा है वो हम अगले साल पे ट्रांसफर करते थे, वो आज हम नहीं करते. हम उतना ही खर्च करते हैं जितना हमारे पास होता है. नो डेट बर्डन ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये ना, ये एक विजन होता है, ये नहीं कि बस ऐसे ही बात करें. मुलाजमों के बेनिफिट्स के हवाले से यहाँ बात आई, और ये सही है स्पीकर साहब. हम खुद शर्मिंदा होते हैं कि मुलाजिम जब रिटायर होता है तो फौरी तौर उनको अपने बेनिफिट्स या उनका जो हक है पैसे का वो उनको नहीं मिलता. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है. ये सही है कि बीच बीच में जब ट्रेजरी पे थोड़ा सा दबाव बना रहता है, थोड़ी सी रिसोर्स की दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है. लेकिन मैं हाउस की जानकारी और ख़ासकर उन ऑनरेबल मेंबर्स के लिए जिन्होंने इसमें कट मोशंस मूव किए थे या इसके बारे में अपनी तकरीरों में जिक्र किया, 25-26 में अगर हम GPF देखें तो वी रिलीज 3,173 crores in GPF to employees. If you talk about gratuity, we released 1,170 crores. Computation, we released 838 crores, and leave salary,
वी रिलीज्ड 425 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले एक बढ़ोतरी थी। इस साल भी हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि जितना हम दे सकेंगे मुलाजमों को अपना ये जीपी फंड, ग्रेचुइटी वगैरह वो हम दे देंगे ताकि उनको किसी तरह की परेशानी या तकलीफ का सामना ना करना पड़े। क्लाइमेट बजटिंग के हवाले से तारिक आमी साहब बहुत इस पर ज़ोर देते हैं। बजट तकरीर में भी इन्होंने बात की, शायद एलजी साहब के खुतबे के दौरान भी बात की, और ग्रांट्स में भी इन्होंने इसके बारे में कट मोशन मूव किया है। क्लाइमेट रिस्पॉन्स एक तरफ से देखा जाए तो एक हमारे लिए एक मजबूरी बनी है। पिछले साल के हालात देख लेना, जो बारिशों ने नुकसान किया, जो सूखे के वजह से नुकसान हुआ है। अब इसमें क्लाइमेट चेंज को लेके बजट बनाने का सिलसिला किस तरह हम अडॉप्ट कर सकें, हमने इसमें एक फ़ंड भी तैयार किया है जिसका एक कॉर्पस भी हमने डाला क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। और जैसे जैसे इसमें तारिक आमी साहब के मशवरे आएंगे या किसी और के, पहले तो मुझे लगता है हमें क्लाइमेट चेंज को एक किसी डिपार्टमेंट में भी डालना होगा। आज आप देखें तो किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज पे जो है कोई एक्सरसाइज करे। मेरा तो अपना मानना है कि बजट बनाने से पहले हम किसी डिपार्टमेंट की कम से कम जिम्मेदारी तो रखें कि वो स्टडी करें कि आखिरकार क्लाइमेट चेंज है क्या चीज़, क्या क्लाइमेट चेंज के असरात जम्मू कश्मीर पे पड़ रहे हैं या नहीं, अगर पड़ रहे हैं तो इनको कम किस तरह किया जा सकता है। तो उस पर हम पहले थोड़ा सा जोर देंगे, उसके बाद अगर खसूस इसके लिए कोई बजट का हमें कोई बजटरी इक़दाम हमें उठाने होंगे वो हम कर लेंगे। स्पीकर साहब, टूरिज़्म जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अहम एक शोबा है, एक एरिया है, एक फील्ड है। हमारी कोशिश रही कि इसको एक अच्छा बढ़ावा मिले। हकीकत ये है कि जब पिछले साल बजट पे बात हो रही थी, ग्रांट्स पे बात हो रही थी, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना मुश्किल का हमें सामना करना पड़ेगा। किस तरह कतरा कतरा हमने दोबारा टूरिज़्म इंडस्ट्री को खड़ा किया वो मैं जानता हूँ। किस तरह हमने एक एक जगह जाके मिन्नत समाजियत करके दोबारा टूरिज़्म का सिलसिला शुरू किया, वो मुझसे पूछिए, मुझसे नहीं, आप टूरिज़्म इंडस्ट्री वालों से पूछिए। टूरिज़्म इंडस्ट्री वालों से अगर आप बात करें तो आम तौर पे वो आपको कहेंगे कि पहलगाम के उस अफसोसनाक वाक़े के बाद उनको लग रहा था कि अगले 2-3 साल के लिए जम्मू कश्मीर के तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा टूरिज़्म के लिहाज से। आज गुलमर्ग जाइए ना, होटल भरे हुए हैं। सोनमर्ग जाइए, होटल भरे हुए हैं। श्रीनगर में 30-40% जो है टूरिज़्म आपका चल रहा है। अब अगर इसके बाद भी LOP साहब को लगता है कि टूरिज़्म रिवाइवल के लिए घूमने के अलावा हमने कुछ नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना। अब और इस चीज़ के बावजूद कि आधे से ज़्यादा हमारे डेस्टिनेशंस बंद थे। अब ये देख लीजिए स्पीकर साहब, हमने टूरिज़्म को तब रिवाइव किया जब हमें लोगों को मजबूरन कहना पड़ता था कि आप कश्मीर आ सकते हो लेकिन दौद पथरी नहीं जा सकते हो, आप कश्मीर आ सकते हो लेकिन यूसमर्ग नहीं जा सकते हो। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे स्पीकर साहब सुन के, हमें टूरिस्टों को कहना पड़ता था कि आप गंडोला से ऊपर जा सकते हो लेकिन दाएं साइड पे जहाँ वो ढाबे हैं उन ढाबों से आगे आप नहीं जा सकते हो। इसके बावजूद हमने टूरिज़्म को आहिस्ता आहिस्ता जिंदा किया। अब मरकज़ी हुकूमत ने इसमें पहल की, कई सारे हमारे डेस्टिनेशंस जो हैं वो खुल गए हैं। मैं जानता हूं अभी भी कुछ बंद हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे जिक्र किया है। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ बयां कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना यकीन ज़रूर दूंगा कि मरकज़ की हुकूमत के साथ इन चीज़ों पे बात हो चुकी है, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि मई के महीने तक ये तमाम डेस्टिनेशन जो हैं ये दोबारा खुल जाएंगे।
इसके साथ साथ नए डेस्टिनेशंस खोलने की बात हो रही है। मैंने शायद इसी हाउस में पिछले साल ऑनरेबल मेंबर्स को कहा था कि हम मल्टीलैटरल फंडिंग के तहत 9 नए डेस्टिनेशंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं। हकीकत यह है स्पीकर साहब कि हम लगभग वो मल्टीलैटरल फंडिंग के दस्तखत तक पहुंच गए थे, फिर एक रुकावट आई जिसको हम पार कर नहीं सके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके एक सेंट्रली फंडेड स्कीम के तहत 9 न्यू डेस्टिनेशंस, उनके नाम भी जो है आहिस्ता आहिस्ता हम रिलीज़ कर लेंगे। ये भी मैं आपको कहूँ कि जम्मू वालों को इन नए डेस्टिनेशंस में कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। जम्मू को भी अपना बराबर इसमें हिस्सा मिलेगा। मेरे एक जवान साथी ने यहाँ 7 लेक्स के हवाले से बात की और कहा 7 लेक्स में टूरिज़्म का पोटेंशियल है। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये नए डेस्टिनेशंस का लिस्ट जो है निकलना शुरू हो जाएगा, आप ज़रूर उसमें उन 7 लेक्स का नाम जो है वो पढ़ेंगे। जम्मू में कुछ काम जो हैं वो लगभग अब मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू लेक है, जम्मू रिवर फ्रंट है। अब जम्मू रिवर फ्रंट भी एक मतलब अगर आप देखें तो एक उसकी एक सीमा है, उससे आगे लेक रिवर फ्रंट को लिया नहीं गया है। अब मैंने डिपार्टमेंट से बात करके हम एक स्कीम एक अपने सास्की या किसी और स्कीम के तहत इस रिवर फ्रंट को पूरे एंड तक लेना चाहते हैं, ताकि जिस तरह अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे जो है उन्होंने पूरा उस रिवर फ्रंट को डेवलप किया है, हम चाहते हैं जम्मू की भी शान जो है और सुंदरता बढ़े और इसको हम आगे ले जाएं। टूरिज़्म नहीं ना चलिए, मैं सिर्फ टूरिज़्म के हवाले से यहाँ तमाम ऑनरेबल मेंबरों से सिर्फ एक ही गुजारिश ही नहीं, मैं अपनी बात सामने रखूँ, चाहे अच्छा लगे या बुरा। सच्चाई यह है स्पीकर साहब कि हर खूबसूरत इलाके को हम टूरिज़्म के नक्शे पे नहीं ला पाएंगे। सच्चाई यह है कि हम जितनी भी प्रमोशन करें, टूरिस्ट अपनी मर्जी से जाएगा जहां उनको जाना है। मैं ज़बरदस्ती किसी टूरिस्ट को कहीं ले नहीं सकता, लेकिन हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि हर इलाके में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़े, उसको बनाएं, उसको हम प्रमोट करें, उसकी हम मार्केटिंग करें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और वहाँ पे टूरिस्टों को लेने का काम जो है वो हम करें। उसके बाद वो कितना कामयाब होगा वो ऊपर वाले तक है और उसके बाद फिर हमारे मुस्तकबिल पे। लेकिन हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि टूरिज़्म का जाल जो है वो उन दूर दराज इलाकों में फैले जहाँ इंडस्ट्री की गुंजाइश नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, खासकर जम्मू में हमारे लिए ना अब एक तैयार मार्केट है। हम क्यों इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाए वो मैं समझ नहीं पाता। लेकिन तब भी आप देखें, जम्मू में 1 करोड़ से ज़्यादा साल में माता वैष्णो देवी के यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। अगर इस 1 करोड़ में से हम 10% को भी दाएं बाएं ले सके, वो 10 लाख टूरिस्ट बनता है। ये 10 लाख टूरिस्ट जो है ये पूरी जम्मू की इकॉनमी को बदल सकता है। और इसलिए जो यहाँ पे बात आई पिलग्रिमेज टूरिज़्म की, हमारी ये कोशिश है कि इन यात्रियों को हम कम से कम यहाँ 6-7 दिन बांध लें। कहीं बॉर्डर टूरिज़्म, कहीं पिलग्रिमेज टूरिज़्म, कहीं गोल्फ टूरिज़्म, इस हवाले से कहीं भदरवा, दूसरे इलाकों में इनको हम ले जाएं तो कम से कम यहाँ जम्मू की इकॉनमी जो है उसको एक बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कट मोशंस के हवाले से ये बात आई और ये ज़्यादा कश्मीर को लेके है, क्योंकि जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो साल भर चलती है। कश्मीर को लेके ये कहा गया था कि हम सिर्फ एक समर डेस्टिनेशन है, जो कि सही नहीं है स्पीकर साहब। हमारे कुछ डेस्टिनेशन समर डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन आम तौर पे आप देखें अब कश्मीर का टूरिज़्म सीज़न जो है वो बढ़ गया है। कश्मीर का टूरिज़्म सीज़न अगर सर्दियों में देखें तो कम से कम पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जो हैं इन इलाकों में अब दौदपथरी खुल गया है, ठीक ठाक टूरिज़्म है। अगर श्रीनगर और श्रीनगर के आसपास के इलाके देखें तो ये है कि ट्यूलिप गार्डन की वजह से हमारा सीज़न जल्दी शुरू हो जाता था। लेकिन सही है, अक्टूबर नवंबर में लोग ज़्यादा नहीं आते थे। अक्टूबर नवंबर में लोग ज़्यादा आएँ उसके लिए हमने एक नया गार्डन डेवलप किया, बागे गुले दाऊद क्रिज़ैंथेमम गार्डन। वो इस साल बड़ा कामयाब रहा।
बहुत लोग आए उसको देखने, और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको हम इस साल और डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट के लिए बेहतर हो, वो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आम तौर पे हम शिकायत सुनते हैं टूरिस्ट से कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह खूबसूरत बहुत है, लेकिन वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी कम। वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर कन्वीनियंसेस की, ये हमें बनाने होंगे। इसके लिए भी हमारा एक मुकम्मल इरादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार टूरिज़्म इंडस्ट्री के अपने साथियों से कहता हूँ, किसी टूरिस्ट को पहली बार जम्मू कश्मीर लाना मुश्किल नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बार लाना बहुत आसान है। हर कोई जम्मू कश्मीर आना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना है, उनके माँ बाप ने यहाँ हनीमून किया होगा, किसी फिल्म में उन्होंने जम्मू कश्मीर को देखा होगा। हमारी कामयाबी उनको एक बार लाने में नहीं है। हमारी कामयाबी तब होगी जब वो बार बार आएंगे और यहाँ पे जो है इस खूबसूरती का फ़ायदा लेंगे। और यही मैंने चैलेंज अपने तमाम टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथियों के सामने रखा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग आए हैं जो रिपीट टूरिस्ट हैं। रिपीट टूरिज़्म आपकी बढ़े, वो टूरिज़्म जो है वो टूरिज़्म सक्सेसफुल टूरिज़्म है, और उसी चीज़ पे हम जो है हम जोर दे रहे हैं। यार घंटी बंद कर दो यार प्लीज़। चलो, बिजली का महकमा हमारे लिए एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी। चैलेंज इस लिहाज से कि अभी भी पावर जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हम जनरेट नहीं करते। जितना हम कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उतना हम रेवेन्यू रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि जो जम्मू कश्मीर में पावर पोटेंशियल है उसको हम ठीक तरह से रियलाइज़ कर सकें, तो हमें कहीं पे भी मरकज़ के पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 18,000 मेगावाट की पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में है, उसमें से फ़िलहाल हमने सिर्फ 3 या 3,500 मेगावाट जो है उसको डेवलप किया है, उसको हम रियलाइज़ कर रहे हैं। हमारा पूरा इरादा है कि आने वाले 2-3 सालों में 3-3,500 मेगावाट जो है वो और होगा। तो लगभग 7,000 मेगावाट जो है जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार जो है वो अगले 2-3 सालों में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन फिर बचता वो 11,000 है। उस 11,000 के लिए भी मैं हाउस को अब बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ के इन तमाम 11,000 मेगावाट्स के DPRs और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो हैं हम तैयार करेंगे, ताकि आने वाले 10-15 साल में यह 11,000 मेगावाट भी जनरेट हो तो जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी इंडिया को यहाँ से पावर सप्लाई करे, और वो भी गर्मियों के उन महीनों में जब उनको सबसे ज़्यादा इस बिजली की ज़रूरत होगी। लेकिन तब तक हमें बाकी निज़ाम ठीक करना होगा। जनरेशन के हिसाब से जनरेशन की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम हमें ठीक करना होगा। यहाँ तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ने RDSS के हवाले से बात की और कहा कि इसमें एक बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सच्चाई ये है कि कुछ ज़िलों ने RDSS की इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा काम किया है, कुछों में थोड़ी सी एक लचक आई है, थोड़ी सी कमज़ोरी रही है। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ कि कौन से PSU वाले संभाल रहे हैं और कौन सा हम खुद संभाल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ जगहों पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन तब भी इसको मैं बराबर मॉनिटर करता रहा हूँ, और मैं हाउस को अश्योर करता हूँ कि RDSS की स्कीम को जो है हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके यहाँ पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है उसको ठीक कर लेंगे। इसके साथ साथ फिर रेवेन्यू की बात आ जाती है, और मैं हमेशा कहता हूँ स्पीकर साहब, जितना आप बिजली इस्तेमाल करते हो उस बिजली का आप पैसा दे दीजिए। जहाँ आप नहीं दे सकते हो वहाँ हुकूमत आपकी मदद करेगी, जैसे हमने किया हुआ है। सबसे गरीब तबके के लिए जो 200 यूनिट हमने थ्रू PM मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना वगैरह जो हम स्कीम ला रहे हैं उसके तहत हम कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अब हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारा इलाका हमारा अनमीटर्ड है,
और जब आप अनमीटेड में जाएं स्पीकर साहब, तो आप ये देखेंगे कि जो लोग अग्रीमेंट करते हैं, उस अग्रीमेंट के तहत जो वो अपना लोड दिखाते हैं, उस लोड में स्पीकर साहब आपका एक हीटर भी नहीं चलेगा, एक हीटर भी नहीं। लगभग अग्रीमेंट होम्स में लगभग 60% घर ऐसे हैं जिनका डिक्लेयर्ड लोड सिर्फ इतना है कि हीटर भी ना चले। अब मुझे बताएं स्पीकर साहब, ये मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह जहां सर्दियों में इतनी ठंड होती है, आपके लाखों में घर ऐसे होंगे जिनमें हीटर नहीं चलेगा? तो कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड लोड और असली लोड में फ़र्क है, और इसमें कहाँ पे डिपार्टमेंट की मिली भगत है, उसमें भी हमें जाना होगा, क्योंकि बिना डिपार्टमेंट की मिली भगत के ये हो नहीं सकता। तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे मैं कहता हूँ मीटर लगे, उसके बाद जितना आपने इस्तेमाल करना आप करिए, जहाँ आपकी हिम्मत नहीं होगी या ताकत नहीं होगी उधर हुकूमत है आपके लिए मदद करने के लिए, और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तारिगामी साहब ने डिस्कॉम्स के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की। मुझे याद नहीं है किस ऑनरेबल मेंबर ने कट मोशन के तहत भी ये सवाल पूछा था। मैं तारिगामी साहब आपको और पूरे हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा कोई इरादा नहीं है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का। अभी वो सूरत ही नहीं है ना, अभी कॉर्पोरेटाइज किए हुए हफ्ता नहीं हुआ, इनको प्राइवेटाइज करने का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके हमें अकाउंटिंग ठीक करनी होगी, इनका बजटिंग ठीक करना होगा, इनका ग्रांट इन एड हमें बढ़ाना होगा ताकि इनकी माली हालत ठीक हो, वो हम कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको यकीन दिलाता हूँ हमने ज़रा सा भी इसके बारे में सोचा नहीं है। स्पीकर साहब, 2-3 और अहम डिपार्टमेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा उनको टच कर लूँगा। हाउसिंग के हवाले से हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि एंक्रोचमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही कहा श्यामलाल शर्मा जी, हाउस में है नहीं। उनका जो सुझाव, जो मशवरा रहा, मुझे लगता है डिपार्टमेंट को उसी पे अमल करना चाहिए। उन्होंने सही कहा आप निचले सतह से शुरू मत करो। बुलडोज़र जब गरीब के खिलाफ चलता है, अमीर जो है वो बच जाता है। आपने अगर बुलडोज़र चलाना है तो सबसे पहले अमीर के खिलाफ चलाओ, फिर गरीब के खिलाफ चलाओ। तो मैं हाउस को अश्योर करता हूँ, जहाँ हमें एंक्रोचमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, पहले उन बिग फिश, उन बिग शार्क्स, उन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ हम करेंगे, जो किसी न किसी सियासी पार्टी में घुस जाते हैं, जो किसी न किसी सियासी लीडर के पीछे छुप जाते हैं, जो और हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम उनके खिलाफ करेंगे, उनके खिलाफ करने के बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं और, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम गरीबों से शुरू करेंगे। ये मैं हाउस को अश्योर करना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ कुछ अच्छी बातें आई। एक ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब ने लेगेसी वेस्ट के हवाले से बात की और कहा कि इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेगेसी वेस्ट सिर्फ श्रीनगर का मसला नहीं है, यहाँ हर जम्मू के शहर में भी लेगेसी वेस्ट का एक बहुत बड़ा एक इशू है। तो अगर मैं अब डिपार्टमेंट से बात करके इसमें हम कोई ना कोई कोशिश करेंगे, अगर ये चला तो मुझे लगता है इससे लेगेसी वेस्ट को डील करने में हमें बड़ा फ़ायदा होगा। नए कॉलोनीज़ और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और अब वक्त आ गया है स्पीकर साहब, हमें वर्टिकली ये करना होगा। ज़मीन हमारे पास कम है, हम जितना ज़्यादा अपनी ज़मीन जो है वो इस्तेमाल कर सकें हम करेंगे। मेरा पूरा इरादा है कि इसी साल 2-3 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम जम्मू में भी और श्रीनगर में शुरू करेंगे। इनमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए भी ख़ास जो है ख्याल रखा जाएगा, ताकि गरीब लोग जो हैं वो भी मकान हासिल कर सकेंगे। कुछ PMAY अर्बन के मुतल्लिक कुछ इसमें मशवरे आए थे, उनको भी हमने कंसिडरेशन में लिया है और उन पे हम अमल करेंगे। स्पीकर साहब, रेवेन्यू के हवाले से ज़्यादा तो कुछ बातें आई नहीं। 2 चीज़ें हैं। एक तो मिनी सेक्रेटेरिएट्स के हवाले से बहुत ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे बात की। मैंने इससे पहले भी एक मीटिंग के दौरान और उसके बाद शायद हाउस में भी ये कहा
कि पहली हमारी कोशिश, न सिर्फ कोशिश है बल्कि फ़ैसला है कि जो हमारे ऑन गोइंग मिनी सेक्रेटेरिएट्स हैं जो किसी वजूहात के बुनियाद पे रोक दिए गए थे, हम फौरी तौर उनको कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो मेंढर हो, चाहे टंगमर्ग हो, श्रीनगर में भी हैं, कई सारी जगहों पे ये मिनी से, पुंछ में भी है, यहाँ पे भी हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे ऑन गोइंग इनकम्प्लीट मिनी सेक्रेटेरिएट्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ना फिर ऑनरेबल एमएलएज के साथ बैठ के इनके साथ मशवरा करके नए मिनी सेक्रेटेरिएट्स जो हैं हम कायम करने की बात करेंगे ताकि एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो हम बना सकें। उस पर आपने बात की ना, आप देख लेंगे क्या कर सकते हैं। कमेटी देखना, हमने उस वक्त, अब तो यही तो मुसीबत है ना, हमने उस वक्त दो मिनिस्ट्रियल जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे, एक को मंजूरी मिली एक को नहीं, और ये मामला अटक गया। अब हम दोनों चीज़ों पे जो है पेशरफ्त करने, मैं हाउस को यकीन दिलाता हूँ कि इस साल, this financial year, we will resolve both the issue of leases and the issue of गैर मुमकिन खर्च, ये दोनों हम कर लेंगे। अब रही बात पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, यहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज ने सीडीएफ के हवाले से बात की और कुछ यहाँ पे बातें आई। मैं सिर्फ ऑनरेबल एमएलएज को यही अश्योर करना चाहता हूँ कि आपने देखा ना, पिछले साल भी हमने आपके मशवरे के मुताबिक इस स्कीम में बहुत सी चेंजेस लाई, बहुत से ऐसी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की जो पहले नहीं थे। अब आज मशवरा आया है कि इसमें जो कैंसर सफ़रर्स हैं और मेडिकल है जो है उसमें हमें करना होगा। मैं सिर्फ आपको ये अश्योर करता हूँ कि इसमें, क्योंकि मैं बिना इसमें एक्सरसाइज किए यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको अश्योर करता हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम इसमें एक खाका खींच के एक ऑर्डर के तहत आपको इसके बारे में बता देंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा। यहाँ सैलरी मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए ना, अब हालांकि इसमें कोई गलतफहमी होनी नहीं चाहिए। मैंने शायद जब आपके साथ डिस्ट्रिक्ट जो हम कंसल्टेशन कर रहे थे बजट के हवाले से, उस वक्त भी ये बात आई। मैंने आपसे उस वक्त कहा था और मैं इस चीज़ को यहाँ दोहराता हूँ, ये पैसा आपका है, ये सेविंग्स भी आपके हैं, ये सेविंग्स ट्रेजरी में वापस नहीं जाएंगे, ये आपके पास आएंगे। अब अगर इसके लिए हमें कोई स्पेशल ऑर्डर निकालना पड़ेगा ताकि इसमें क्लैरिटी हो, मैं अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से कह के ये ऑर्डर तैयार करवा लूँगा ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जितना पैसा है वो आपका है, जितना आप बचाते हो आप कहीं और इस्तेमाल करिए, जैसे आपने इस्तेमाल करना आप करिए, क्योंकि यह आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि अगर आप कहीं 10 लाख का काम देते हो, 7 लाख उस पर खर्च हो जाता है और 3 लाख जो बच जाता है वो मैं अपने जेब में रख लूँ, वो तो आपके साथ नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए मैं हाउस को अश्योर करता हूँ, सेविंग्स आर योर्स, यू यूज़ द सेविंग्स एज यू लाइक, वी विल नॉट इंटरफेयर। बस अभी सवाल नहीं आप वो थोड़ा सा एक मसला है, वो उसमें मैं देख लूँगा। वो फ़िलहाल मैं हाउस को अश्योर कर नहीं सकता हूँ। ये 3 लाख वाला मैं जानता हूँ, जितना आप इस पे जोर दे रहे हो उतना मेरे साथी भी दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कर नहीं सका। आगे जाके जब कर लूँगा तो फिर उसके बाद बारे में हाउस को इन्फॉर्म कर लूँगा। रही बात सैलरीज़ की, सैलरी में भी कमेटी ने अपना काम किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना कमेटी मांगा और जितना फाइनेंस ने माना, दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मैं उन फाइनेंस की बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। एक ही फाइल मैनेज कैसे कर पाता हूँ। एलओपी साहब, मेरे फाइलों का आप देख लीजिए मूवमेंट कितना है। एक फाइल पेंडिंग है मेरे इनबॉक्स में, वो आपकी सैलरी का फाइल है, और मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का प्रपोजल था वो कुछ मुझे कम लगा, उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है, वो मैं बढ़ा के फिर यहाँ पे बता दूँगा। बाकी स्पीकर साहब हाँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के हवाले से, खासकर कश्मीरी पंडितों के और जो हमारे माइग्रेंट्स हैं
उनके बारे में यहाँ पे बात आई। सारे ना जितने भी माइग्रेंट्स माइग्रेशन किए हुए हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलता है, मैं सिर्फ हाउस को अश्योर करता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी हम देखभाल करें, उनके अरेंजमेंट्स हम ठीक करें। चाहे वो जगती का माइग्रेंट कैंप है उसकी मरम्मत ठीक तरह से हो, उसका देखभाल ठीक तरह से हो, उसी के साथ साथ जो ट्रांजिट अकोमोडेशन बना हुआ है उसको ठीक तरह से रखा जाए। जो ट्रांजिट अकोमोडेशन बन रहा है उसको हम जल्दी से कंप्लीट करके उनके हवाले करें, वो हम कर लेंगे। आखिर में स्पीकर साहब जो डिपार्टमेंट्स रह गए, हाँ सॉरी, लास्ट में इंफॉर्मेशन के हवाले से यहाँ पे बात आई। मैं तो खुद मानता हूँ आपके प्रेस जो है वो जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल है कि एडवर्टाइजिंग जो उनको दी जा रही है वो किस बुनियाद पे दी जा रही है, वो अभी तक वो फॉर्मूला मुझे खुद समझ नहीं आया है। समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। अब जिन अखबारों का नाम ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब ने लिया, मैं हैरान हूं ना कि ये अखबार हैं कहाँ, इनकी कॉपी छपती कहाँ है। क्योंकि मेरे घर में तो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत से अखबार भेजे जाते हैं, इन अखबारों को मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो इनको पढ़ता कौन है, पढ़ने के बाद इनको इश्तिहार क्यों मिलते हैं, कौन डिसाइड करता है, लेकिन हो जाता है। अब हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोसेस को रैशनलाइज किया जाए, सर्कुलेशन जो है वो बेसिस बने, रीडरशिप बेसिस बने, रीच बेसिस बने, इसी तरह चैनल्स की। मैं मीडिया सेंसरशिप पे नहीं हूँ, मैंने कभी मीडिया को सेंसर करने की कोशिश नहीं की है। मैंने कभी किसी चैनल को फ़ोन उठा के ये नहीं कहा कि आपने मेरे बारे में ये आर्टिकल क्यों बोला, या किसी अखबार को ये नहीं कहा कि आपने मेरे बारे में ये लिखा क्यों। मैंने हमेशा कहा जो करना है करो, बाकी देखी जाएगी। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एडवर्टाइजिंग को एक प्रेशर पॉइंट की तरफ से इस्तेमाल करे। मैं ये भी जानता हूँ यहाँ एडवर्टाइजिंग को ही अपनी स्टोरीज छपवाने के लिए एक प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं उनमें से नहीं हूँ स्पीकर साहब, मैंने कभी एडवर्टाइजिंग या इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया, आगे भी नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ हाउस को अश्योर करता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मेंबर्स ऑफ द प्रेस फ्रेटर्निटी के साथ मिलके इसका हम कोई हल निकाल लेंगे, ताकि सही अखबार को जो है अपना इश्तिहार मिले। बाकी जो डिपार्टमेंट्स कई रियासतों में उनको आफ्टर रिटायरमेंट कुछ तो कुछ आने रह रही है, थोड़ा सा अभी तो मैं इसमें कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, तादाद कितनी है। अच्छा, जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं वो लोग, उन कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने मुलाजमों का ख्याल रखते हैं, वो अपने मुलाजमों का करें, लेकिन तब भी मैं फ्रेटर्निटी के साथ और अपने अफसरों के साथ बैठ के देखता हूँ अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस का कोई ऐसा सिलसिला हम चला सके जिसमें से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम करें, थोड़ा सा बाकी, लेकिन इसको हमें एग्जामिन करना होगा, हम देख लेंगे। स्पीकर साहब, जो बाकी डिपार्टमेंट्स मेरे हैं उनके हवाले से कोई ख़ास बात आई नहीं, लेकिन जो कट मोशंस मूव किए गए हैं उनके अब मैं ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करूं कि उनको वापस लेके मेरे डिमांड्स जो हैं वो पास कर लें। शुक्रिया। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ
फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।